Assalamu alaikum students. Welcome to the ChemQuest and to the class of Basic Organic Chemistry. This is lecture number 6 of the isomerism series, and in this lecture today we will talk about enantiomers. So what are enantiomers? Stereoisomers that are related like an object and its mirror image but are not superimposable on the mirror reflections. These are called enantiomers. लेक्चर नंबर 5 में मैंने बड़ी डिटेल से इस चीज़ को डिस्कस किया था कि मिरर रिफ्लेक्शन क्या होता है। एक्चुअली उस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि ऐसे मॉलिक्यूल जो कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी स्पेस के अंदर दो स्पेशल अरेंजमेंट्स होती हैं और पहली और दोनों अरेंजमेंट्स जो हैं दीज आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ना सिर्फ ये कि वो मिरर इमेजेस होती हैं बल्कि मतलब जो कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सुपर इम्पॉसिबल होते हैं ऑन देयर मिरर रिफ्लेक्शंस, या आप ये भी कह सकते हैं कि उनकी जो स्पेशल अरेंजमेंट स्पेस के अंदर जो दोनों अरेंजमेंट्स होती हैं दीज आर मिरर रिफ्लेक्शंस ऑफ ईच अदर। ठीक है। So if you need that lecture and you haven't attended, I strongly recommend that you should first take that lecture, which is lecture number 5 of this series, and I will drop the link of this lecture in the description, and you can go down and find it, and then you should watch this as well. तो अब इसमें उनको हम इननशोमर्स बोलते हैं। यानी इननशोमर्स क्या होता है? ये ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जिनका एक दूसरे के साथ क्या ताल्लुक होता है, लाइक एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स मिरर इमेज, और वो सुपर इम्पॉसिबल नहीं होते ऑन देयर मिरर रिफ्लेक्शंस, और उनको हम इननशोमर्स बोलते हैं। सो दे हैव गॉट अ स्पेसिफिक नेम, स्पेशल टर्मिनोलॉजी, इननशोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स that are related like an object and its mirror image and are not superimposable on their mirror reflections. These are called enantiomers. So they have got some specific characteristics. Enantiomers occur only with compounds whose molecules are chiral. तो ये कायरल कौन सा मॉलिक्यूल होता है ये भी बड़ी डिटेल में मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। द इननशोमर्स हैव आइडेंटिकल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब जो इननशोमर्स हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज द न्यू पॉइंट। इननशोमर जो है उनकी आइडेंटिकल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, एक जैसी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन उनका ओनली डिफरेंस क्या है? दे विल बिहेव डिफरेंटली टूवर्ड्स द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट की तरफ उनका बिहेवियर डिफरेंट होता है। दे रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस बट इन इक्वल अमाउंट। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू फॉर्म्स ऑफ एन इननशोमर, और होनी भी दो ही है। तो अगर एक आइसोमर या एक इननशोमर प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड पे रोटेट करेगा यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो दूसरा लेफ्ट साइड पे रोटेट करेगा यानी लीवो रोटेटरी होगा, लेकिन जो अमाउंट ऑफ रोटेशन होगी वो इक्वल होगी। जितना वो एक आइसोमर या एक इननशोमर राइट साइड पे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को रोटेट करेगा, दूसरा आइसोमर उतनी ही मैग्नीट्यूड में उसको लेफ्ट साइड पे रोटेट करेगा। So dextrorotatory, the stereoisomer that rotates the plane of polarized light to the right clockwise, this is known as dextrorotatory और dextroisomer। और इसको हम डेजिग्नेट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? डी से या प्लस के सिंबल से। और जो लीवो रोटेटरी है वो क्या होगा? द स्टीरियोआइसोमर दैट रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टू द लेफ्ट या फिर एंटी क्लॉकवाइज, उसको लीवो रोटेटरी या लीवो आइसोमर बोलेंगे, and this will be represented by L or minus isomer sign. Since enantiomers differ only in their behavior to the plane polarized light, चूंकि इननशोमर मुख्तलिफ होते हैं, सिर्फ उनका जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट की तरफ एटीट्यूड होता है, देयरफॉर दीज आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स, इनको ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलते हैं। एंड फाइनली वी हैव रीच्ड दिस, and this phenomena is called optical isomerism. On this slide, we will discuss about a molecule or molecules which are having only
one chiral carbon. So for example, this will be a molecule containing only one chiral carbon. So ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ एक ही कायरल कार्बन हो, वो हमेशा कायरल ही कंसिडर होगा। एक्चुअली होता क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई एक मॉलिक्यूल है जिसमें दो कायरल कार्बन्स हों, तो हो सकता है कि एक जो कायरल कार्बन है उसकी वजह से तो वो मॉलिक्यूल नॉन सुपर इम्पॉसिबल हो, लेकिन दूसरे कायरल कार्बन की वजह से वो सुपर इम्पॉसिबल हो सकता है और कायरलिटी की जो कंडीशन है वो फिर पूरी नहीं होगी। लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल जो है ना मतलब उसमें एक ही कायरल कार्बन है, ठीक है? तो फिर वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा, ठीक है? क्योंकि अगर वो कायरल है तो ज़ाहिर है ऑफ कोर्स कायरलिटी की डेफिनेशन में ही ये बात शामिल है कि वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल हैं, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अच्छा, तो अगर ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक ही कार्बन कायरल हो, तो उसके दो स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, नॉन सुपर इम्पॉसिबल, दे विल बी नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर रिफ्लेक्शंस ऑफ ईच अदर। इसकी एग्जांपल है हमारे पास 2 ब्यूटानॉल एंड लैक्टिक एसिड। तो आप ये देख लें मिरर इमेजेस ऑफ 2 ब्यूटानॉल। यहाँ पर मैंने मिरर इमेजेस इसलिए लिखा है कि ये वाला मॉलिक्यूल इसका मिरर इमेज होगा और ये वाला मॉलिक्यूल इसका मिरर रिफ्लेक्शन होगा। तो 2 ब्यूटानॉल एज इट इज़ हैविंग वन कायरल कार्बन, यानी इसके साथ ये देखें 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं और ये जो 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं इसकी वजह से एक तो ये पहले सिमेट्रिक कार्बन होगा और फिर ये कायरलिटी की किस तरह से शर्त पूरी करेगा कि ये मॉलिक्यूल इसका मिरर रिफ्लेक्शन ये है और इसका मिरर रिफ्लेक्शन ये है। सो दीज आर कॉल्ड द मिरर इमेजेस ऑफ 2 ब्यूटानॉल। अब पिछले फर्स्ट या शायद सेकंड लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि ये जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं मतलब ये मतलब स्पेस के अंदर इनकी स्पेशल जैसा कि 2 अरेंजमेंट्स हैं और उसके लिए फिर हमें 3 डायमेंशंस की ज़रूरत पड़ती है इनके रिफ्लेक्शंस को एक्चुअली या आप कह रहे हैं लाइव फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है? लेकिन कागज़ पे जब हम अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे या यहाँ पर ये जो स्लाइड भी आपको नज़र आ रही है, अगेन दिस स्लाइड इज़ 2 डायमेंशनल। तो फिर मैंने आपसे ये भी बताया था कि कुछ स्पेशल मेथड्स पे डिवाइस किए गए हैं प्लेन ऑफ पेपर पे इन 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अब क्या है कि ये वाली जो सॉलिड लाइंस हैं, ठीक है? ये प्लेन ऑफ पेपर को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है? यानी ये वाले मॉलिक्यूल ये वाले ग्रुप्स प्लेन ऑफ पेपर पे लाई करते हैं और ये वाला ग्रुप जो है इसका मतलब ये है कि ये पेपर की प्लेन से बाहर की तरफ आ रहा है, यानी ये आपकी तरफ आ रहा है और ये वाला एटम या ये वाला ग्रुप जिसको इस तरह से डैश्ड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो इस प्लेन ऑफ पेपर से पीछे की तरफ जा रहा है। तो इस तरह से हम ये वाली सिंबल्स स्पेसिफिक सिंबल्स यूज करते हैं in order to represent a three-dimensional object on paper, that is on two-dimensional paper. इसी तरह these are the mirror images of lactic acid. So this is the molecule of lactic acid जिसमें ये कायरल कार्बन है, इसके साथ ये एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है, दूसरा ये वाला हाइड्रोजन है, तीसरा ये मिथाइल है और चौथा जो है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है। सो this is the mirror reflection of this and this arrangement is the mirror reflection of this arrangement. So these are two mirror reflections which are which are not super impossible. So butanol and lactic acid, these are the examples of molecules with one chiral carbon atom and these are optically active. These are having two isomer, one isomer will be dextrorotatory and the second isomer will be levorotatory. Which isomer is dextro or levo? This can only be determined while performing experiment. So what are Fisher projection formulas? A Fisher projection or Fisher projection formula is a convention used to depict a stereo formula in 2 dimensions without destroying the stereochemical information. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैंने पिछली स्लाइड पे भी एक्सप्लेन कर दिया है। तो किस तरह से आप 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को 2 डायमेंशन में यानी पेपर के ऊपर एक्सप्लेन कर सकते हैं।
तो ये एक कन्वेंशन है। कन्वेंशन का मतलब ये है कि हमने ये खुद से ही ये चीज़ अज्यूम कर ली है। तो इसको फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला नेम ऑन द साइंटिस्ट। तो फिशर वाज द साइंटिस्ट हु प्रोजेक्ट दीज फार्मूलाज in order to depict stereoisomers, you know, without destroying the stereochemical information. तो इसके जो मेन फीचर्स क्या हैं? द फिशर प्रोजेक्शंस consist of both horizontal and vertical lines। तो जैसा कि पिछली स्लाइड पे भी मैंने बताया, इसमें आपके पास दोनों ये वाली वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल लाइंस दोनों शामिल होती हैं। वेयर द हॉरिजॉन्टल लाइंस रिप्रेजेंट द एटम्स दैट आर पॉइंटेड टुवर्ड्स द वीवर। तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, यानी वो जो मैंने सॉलिड लाइन आपको बताया था वो हॉरिजॉन्टल ही थी। तो वो क्या है कि वो वीवर की तरफ आ रही होती हैं, यानी ऑब्जर्वर की तरफ। वाइल द वर्टिकल लाइंस, और जो लाइन वो पीछे की तरफ जा रही थी, दिस वाज द वर्टिकल लाइन, वो वाली लाइन रिप्रेजेंट करती हैं उन एटम्स को दैट आर पॉइंटेड अवे फ्रॉम द वीवर, जो कि वीवर से पीछे की तरफ, अवे फ्रॉम द वीवर, वीवर से दूर जा रही होती हैं। On this slide we will see how stereoisomers can be represented in three-dimensional form and in two-dimensional form with the help of Fisher projection formula. So first we will see that how stereoisomers can be represented in three-dimensional form. These are the three-dimensional formula of lactic acid। ठीक है, आप देखें ये भी प्लेन ऑफ पेपर में ही रिप्रेजेंट किया गया है। थ्री डायमेंशनल मैं इसलिए कह रही हूँ कि एक्चुअली ये बॉल एंड स्टिक मॉडल है। बॉल एंड स्टिक मॉडल क्यों कहते हैं वो भी अभी मैं थोड़ी देर में बताती हूँ। तो असल में बॉल एंड स्टिक मॉडल के ज़रिए ये फार्मूला बनाया गया है और फिर जो है ना इसका ये इमेज लिया गया है, यानी इसकी तस्वीर खींच के ये फिर आपको इस तरह से यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो बॉल एंड स्टिक मॉडल इसे इसलिए कहते हैं कि इसमें मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये बॉल्स यूज़ की जाती हैं और उन्हें फिर इन स्टिक्स की मदद से ये जोड़ा जाता है और ये स्टिक्स बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करती हैं। तो दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड बॉल एंड स्टिक थ्री डायमेंशनल फार्मूलाज। और इसको आप एक्चुअली बिल्कुल ऐसे ही जैसे बच्चे ब्लॉक्स बनाते हैं, तो इस तरह से आप इन बॉल एंड स्टिक मॉडल्स के ज़रिए डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं और इस तरह से आप थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर ये लैक्टिक एसिड की स्ट्रक्चर बना के बॉल एंड स्टिक मॉडल, फिर उसकी ये तस्वीर खींच के तो यहाँ पर ये लगाई गई है। तो अब बॉल एंड स्टिक मॉडल में हम क्या करते हैं कि स्पेसिफिक कलर्स स्पेसिफिक एटम्स को देते हैं हम। जैसा कि ये ग्रे कलर कार्बन के लिए चूज़ किया जाता है, ये रेड कलर ऑक्सीजन के लिए चूज़ किया जाता है, ये बहुत ही लाइट ग्रे सा कलर जो है ये हाइड्रोजन के लिए चूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो ये कार्बन है, इसके ये कार्बन है, ठीक है, इसके साथ ये डबल बॉन्ड के ज़रिए ये लगा हुआ है ऑक्सीजन। अच्छा, अब ये जो बॉल एंड स्टिक मॉडल होता है ना उसमें दो बारीक बारीक सी स्टिक्स आप यूज़ कर सकते हैं जो कि डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। और एक्चुअली अगर आप देखें तो ये जो डबली बॉन्डेड स्टिक्स हैं ये थोड़ी सी आपको थिकनेस में ज़्यादा नज़र आएंगी। ठीक है, ये एक्चुअली ये दो स्टिक्स होती हैं, या एक्चुअली उस बॉल एंड स्टिक मॉडल जो कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके जो पीसेस होते हैं तो उनमें डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए मोटी स्टिक्स होती हैं ज़रा, और सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए ये आप देखें कि ये ज़रा थिन स्टिक्स हैं या बारीक स्टिक्स हैं। तो एनीवेज तो ये डबल बॉन्ड है, इसके साथ ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर इस कार्बन के साथ ये, जैसे इसके साथ ये ऑक्सीजन और फिर ये हाइड्रोजन। फिर इसके बाद ये दूसरा कार्बन है, इस स्टिक ये लगी है, ये सिंगल बॉन्ड है। और ये कार्बन, ये वाला कायरल कार्बन। अब इस कायरल कार्बन के साथ चार डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं। एक ये वाला पूरा ग्रुप, ठीक है। उसके बाद ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप में ये एक ऑक्सीजन है रेड कलर की, इसके साथ ये हाइड्रोजन ये वाला, और फिर ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन ये पीछे की तरफ जा रहा है। तो और ये वाला मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप देखें आगे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो अब दूसरा तरीका क्या है पेपर के ऊपर लिखने का कि इन थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को इस तरह से सिंपली कि हम
बॉन्ड्स जब बनाते हैं तो ऐसे एटम्स जो ये देखें, ये कायरल कार्बन है और कायरल कार्बन से ये पीछे की तरफ ये वाला हाइड्रोजन जा रहा है। तो जो एटम या जो ग्रुप पीछे की तरफ जा रहा है उसको हम ये डॉटेड लाइन से इस तरह से प्लेन ऑफ पेपर पे रिप्रेजेंट करने के लिए डॉटेड लाइन के साथ शो कर देते हैं। तो डॉटेड लाइन के साथ जो एटम जुड़ा है वो ये चीज़ रिप्रेजेंट करता है कि ये एटम पीछे की तरफ जा रहा है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मॉडल में ये वाला एटम पीछे की तरफ जा रहा है। और फिर जो एटम आगे की तरफ आ रहा है, जैसा कि ये मिथाइल ग्रुप है, तो उसको ये वेज शेप से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये वेज शेप है, ठीक है? यानी अब ये मिथाइल ग्रुप वेज शेप के साथ जब अटैच करेंगे तो हम ये समझेंगे कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है ये देखें ये आगे की तरफ आ रहा है और ये हाइड्रोजन ये पीछे की तरफ जा रहा है। इसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इसका मिरर रिफ्लेक्शन इस स्ट्रक्चर का ये वाला इसका मिरर रिफ्लेक्शन है और इसी तरह ये मिरर रिफ्लेक्शन को भी इसी तरह से ये रिप्रेजेंट कर दिया गया है। और ये जो लाइंस होंगी जो नॉर्मल इंटेंसिटी की होंगी, यानी ये जैसे वेज शेप है ये डॉटेड है और ये नॉर्मल लाइंस हैं। तो इनका मतलब ये होगा कि ये वाले बॉन्ड्स जो हैं ये बिल्कुल प्लेन ऑफ पेपर पे हैं, राइट? अच्छा, तो दूसरा जो तरीका है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि हम ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं और ये एक वर्टिकल लाइन बनाते हैं और इसमें हम ये अज्यूम करते हैं कि ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये ग्रुप्स जो हैं वो दे आर कमिंग टुवर्ड्स द वीवर, ये वीवर की तरफ आ रहे हैं और आगे की तरफ आ रहे हैं यू में से। और ये जो वर्टिकल लाइंस के साथ जो ग्रुप रिप्रेजेंट किए गए हैं यानी COOH, CH3 विच आर अटैच्ड टू द कायरल कार्बन, दीज आर गोइंग अवे फ्रॉम द वीवर। तो अब इसमें भी ये वाले ग्रुप्स these are coming towards the weaver and these groups COOH and CH3 these are going away from the weaver। तो इस तरह से ये कन्वेंशन हमने यूज़ की है और ये फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला के ज़रिए हम दोनों इनोशोमेरिक फॉर्म ऑफ लैक्टिक एसिड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें अगेन ये वाली फॉर्म इसका मिरर इमेज है या ये वाला इनोशोमर इसका मिरर इमेज है and these are non superimposable as well। Thank you very much for watching this video. So if you have understood, please subscribe, like and share. As you know, sharing is caring. So we will meet again in the next lecture with another interesting topic. Till then, Allah Hafiz.